कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ के सभी लोग मिल करके एक टैंग नाम के संत को जगाने का काम कर रहे थे। जब टैंग उठता है तो वो देखता है कि उसके आसपास के सभी लोग छोटे हो गए हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग उससे कहते हैं कि आप भारत जा रहे थे पवित्र शास्त्रों को ढूंढने के लिए। इसके बाद वे लोग बताते हैं कि आप भारत पहुँच चुके हो। यह सुनने के बाद टैंग बहुत खुश हो जाता है। इसके कुछ समय बाद उसके मास्टर उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अपने पड़ाव को पूरा किया है, इसलिए मैं एक शक्ति तुम्हें भेंट में दे रहा हूँ। यह कहने के बाद उसका मास्टर उसे एक शक्ति देता है जिसे टैंग ले लेता है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। शक्ति का उपयोग न कर पाने की वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। खैर तभी उसकी आँख खुल जाती है। टैंग सोते वक्त एक सपना देखने लगा था। अभी तक वो भारत पहुँचा नहीं है। रियल टाइम में जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सर्कस में पाता है। वो अपने तीनों साथियों के साथ छोटे छोटे सर्कस दिखा करके पैसे कमाता है ताकि ये लोग रास्ते में कुछ खरीद करके खा पी सके। पहले नंबर पर पिग आता है जो अपनी सुंदरता दिखाने में बहुत तेज है, और दूसरे नंबर पर सैंडी आता है जो कि एक मछली के रूप का दानव है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है तो सैंडी के बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब सैंडी के चेहरे को देखने के बाद बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं और सभी लोग मिल करके टैंग को भला बुरा कहने लगते हैं। तो टैंग कहता है कि अभी आपने हमारे तीसरे आदमी का सर्कस नहीं देखा है। उसका सर्कस अगर आप लोग देखोगे तो आप सभी लोग पागल हो जाओगे। तीसरे नंबर पर जो आदमी था वो तो मंकी किंग था, जो कि बहुत ही शरारती था। वो आलसी की तरह कुछ भी सर्कस नहीं दिखा रहा था, इसलिए सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। और जब वो सर्कस दिखाना शुरू करता है तो सभी लोगों को हवा में ही उठाकर फेंक देता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग टैंग को अपना खाने पीने की सामान दे देते हैं। टैंग को लगता है कि सभी लोग मंकी किंग की सर्कस को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो मंकी किंग को फिर से सर्कस दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी किंग सर्कस दिखाने से मना कर देता है। जिसके बाद टैंग को गुस्सा आता है और वो मंकी किंग को बेवकूफ बंदर कह के पुकारने लगता है। अब यह सुनने के बाद मंकी को गुस्सा आता है और वो टैंग को मारने के लिए चला जाता है, और तभी टैंग बचने के लिए एक गाना गाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंकी एक साधारण सा डांस करने लगता है। लेकिन इसी बीच वो बहुत सारे घर को तहस नहस कर देता है, जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं और टैंग के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गाँव का जो बचा कुचा घर था मंकी किंग उसे भी तोड़ देता है। गांव की जनता अब भड़क जाती है और इन सभी लोगों को भागना पड़ जाता है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक घर को दिखाया जाता है। घर में एक बूढ़ी औरत को इन लोगों ने बांध करके रखा था, क्योंकि उसकी बेटी का कहना था कि उसकी माँ किसी के वश में है, इसीलिए कुछ पुजारी आए थे उस दानव को कैद करने के लिए। उसकी माँ खाना पीना नहीं खा रही थी और जो नौकरानियाँ थी उस पर भड़क जा रही थी। पुजारी अपनी मशीन की पावर से उस बूढ़ी औरत के अंदर के दानव को देखने की कोशिश करता है। कई बार कोशिशों के बाद भी इन्हें उसके अंदर का दानव नहीं दिखता है। इसके बाद पुजारी को नौकरानियों पर शक होता है। इन्हें लगता है कि नौकरानियों के अंदर दानव है, जिसे देख करके बूढ़ी औरत भड़क जा रही है। लेकिन इन लोगों के अंदर भी पुजारियों को कुछ नजर नहीं आता है। इसके बाद पुजारी को घर के अंदर रहने वाली लड़की के ऊपर शक होता है और उसी लड़की के अंदर ही दानव था। अब वो सभी लोगों पर हमला करके उन लोगों को भी दानव में बदल देती है। इधर टैंग मंकी किंग को उसके गलती की सजा दे रहा था। टैंग कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गलती करते रहोगे तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें सही तरीके से सर्कस को दिखाना होगा, तुम हर बार गलती करते हो। खैर इनके पास जो कुछ भी खाने पीने का सामान था उसे खा करके सो जाते हैं, और अगले दिन सुबह हो जाने के बाद ये लोग उठते हैं। और जब सैंडी खाना बना रहा था तो पानी खत्म हो गया था, इसीलिए टैंग पानी को ढूंढने के लिए जाता है। पानी को ढूंढते वक्त उसे एक सुनसान जगह पर एक घर दिखाई देता है। वो पानी मांगने के लिए घर के पास जाता है। तभी घर के अंदर से बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, जो टैंग और उनके साथियों को घर के अंदर बुलाती हैं खाना खिलाने के लिए। लेकिन टैंग को नहीं पता है कि ये सभी लोग एक दानव हैं। खैर मंकी किंग की नजरों से ये लोग नहीं बच पाते हैं। वो इनके असली चेहरे को पहचान लेता है। इसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है और उसे अपना असली चेहरा दिखाने के लिए कहता है। लेकिन मंकी की बातों को सुनने के बाद टैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन लोगों ने हमें खाना खिलाया, रहने के लिए घर दिया, और तुम इन लोगों के ऊपर शक कर रहे हो। यह कहने के बाद सभी लड़कियां अपने दानव वाले रूप में आ जाती हैं और टैंग के ऊपर हमला करके उन्हें मारने वाली थी। लेकिन फिर मंकी अपने गुरु को बचाने के लिए वापस आ जाता है। इसके बाद टैंग के सभी साथी मिल करके सभी दानवों को मार गिराते हैं। लेकिन इसी बीच एक दानव का जहर सैंडी के मुंह में चला जाता है। अब रात हो जाने के बाद ये लोग जंगल में ही रुक जाते हैं और कुछ समय बाद जहर की वजह से सैंडी अपने दानव वाले रूप में आ जाता है और वो कब तक इस रूप में रहने वाला
वाला है ये किसी को नहीं पता था। अब मंजिल में इन्हें आगे बढ़ना था, इसलिए पिग सैंडी को अपने साथ खींच करके लेके जा रहा था। लेकिन सैंडी के छींक की वजह से पिग परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसकी नाक में 2 डंडे फंसा देता है ताकि उसकी छींक रुक जाए। अब इसके बाद ये लोग चलते चलते एक गांव में पहुंच जाते हैं। यह एक बड़ा सा और बहुत ही सुंदर सा गांव था। यहाँ के लोगों को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद टैंक से मिलने के लिए यहाँ की रानी आती हैं। रानी को जादू करने बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जादू का दिखावा करके लोगों को खुश करती रहती है। उनसे अच्छा तो हमारे मंकी किंग को जादू करने आता है। अब इसके बाद रानी इन लोगों को महल के अंदर लेके जाती है। अंदर जाने के बाद इन लोगों की मुलाकात राजा से होती है। रानी बताती है कि राजा जी का दिमाग बच्चों जैसा हो गया है, वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे हैं। इसके बाद राजा टैंक से कहते हैं कि तुम दानों को पकड़ने का काम करते हो, इसीलिए तुम मुझे कोई भी सर्कस करके दिखाओ। तो टैंक कहता है कि मुझे सर्कस करने बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मेरे दोस्तों को आता है। इसके बाद राजा टैंक को पकड़वा देते हैं और कहते हैं कि सर्कस तो तुम्हें ही दिखाना होगा, अगर तुम सर्कस को दिखाओगे तभी यहाँ से जा पाओगे। इसके बाद टैंक और उसके दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंकी कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है। वो कहता है कि जिस किसी के ऊपर मैं इस कागज को चिपका दूंगा वो बिल्कुल ठीक मेरी ही तरह नकल करने लगेगा। इसके बाद टैंक मंकी के द्वारा किए हुए हरकत के बारे में सोचने लगता है। इससे पहले भी मंकी ने टैंक के साथ ऐसी हरकत की थी, इसीलिए वो डर रहा था कि कहीं मंकी फिर से उसके साथ ऐसा कुछ कर न दे, नहीं तो सभी लोगों के सामने उसका तो पोपट हो जाएगा। इसके बाद मंकी उस कागज को टैंक के ऊपर चिपका देता है और उसे दरबार में फेंक देता है। दरबार में जाने के बाद मंकी टैंक की बेइज्जती करवाने के लिए वही करता है जो टैंक ने सोचा था। इससे टैंक को बहुत ही बुरा हाल हो रहा था और वो राजा को थप्पड़ भी मार देता है। राजा रोने लगता है और इसके बाद वो टैंक और उसके साथियों को दरबार से बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी उससे बात करती है और उसे कुछ खाने पीने की सामान दे करके यहाँ से जाने के लिए कहती है। रानी के चले जाने के बाद टैंक मंकी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। टैंक कहता है कि आखिर तुमने वही किया जो मैंने मना किया था, तुम्हारी वजह से लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। इसके बाद मंकी कहता है कि अब आपको पता चला जब लोगों के सामने बेइज्जती होती है तो कैसा महसूस होता है। इसी तरीके से मुझे भी बुरा लगता है जब आप मेरी बेइज्जती लोगों के सामने करते हो। यह सुनने के बाद टैंक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मार करके अपनी गलती को कबूल करता है। अपने गुरु को ऐसा करते हुए देख करके मंकी पिघल जाता है और इसके बाद वो उनके पास आता है और उन्हें माफ कर देता है और कहता है कि राजा ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, क्यों ना हम चल करके उनसे फिर से माफी मांग ले। इसके बाद टैंक मंकी के साथ दरबार में फिर से जाने लगता है माफी मांगने के लिए। दरबार के अंदर जाने के बाद मंकी राजा के पास आता है और वो राजा को सबक सिखाने के लिए एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। गुस्से में आ करके राजा भी मंकी को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन मंकी के थप्पड़ को राजा सहन नहीं कर पाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल राजा एक दानव था और वो अपने मुंह से आग उगलने लगता है। राजा की भेष में एक रोबोट बॉय था। उसे देखने के बाद मंकी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है और मंकी रोबोट बॉय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रोबोट बॉय बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद मंकी भी रोबोट को रोकने के लिए बुद्धा की शक्ति का इस्तेमाल करता है और इसके बाद वो रोबोट बॉय को हरा देता है। सैंडी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके रोबोट बॉय को बर्फ में जमा देता है। यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि असली राजा को किसी ने महल के नीचे कैद करके रखा है। इसके बाद टैंक उस रोबोट बॉय को पकड़ लेता है और उसे छोटे से गुड्डे में बदल देता है और वो गुड्डा रानी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने पास रख लेती हैं। अब असली राजा टैंक और उसके साथियों पर बहुत ही ज्यादा खुश थे, इसलिए वो बहुत सारे दासियों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें टैंक को भेंट में दे रहे थे। तो टैंक कहता है कि मैं तो एक साधु संत हूँ, मुझे इनका क्या काम। तभी उन्हीं में से एक फेलिसिटी नाम की लड़की सामने आती है जो कि बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो इन्हें बताती है कि उसका कोई घर नहीं है और वो एक संगीतकार थी। राजा उसे डांस करके टैंक को खुश करने के लिए कहता है, लेकिन डांस करते हुए टैंक को अपना पहला प्यार याद आने लगता है। इसके बाद राजा कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर लड़की है और बेघर है, इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ। टैंक उसे अपने साथ लेकर के नहीं जाना चाहता था, लेकिन राजा उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, इसलिए टैंक न चाहते हुए भी फेलिसिटी को अपने साथ लेकर जाता है। काफी दूर आगे जाने के बाद ये लोग जंगल में बैठ करके आराम करने लगते हैं। तभी मंकी टैंक से कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाता है और इधर फेलिसिटी सैंडी के पास आकर के उसे पानी पिलाने लगती है। वो देखती है कि उसकी नाक में कुछ डाला गया था जिसे वो निकाल देती है। इसके बाद जैसे ही सैंडी को छींक आता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर मंकी टैंक को बताता है कि फेलिसिटी कोई लड़की नहीं बल्कि एक दानव है, जिसे सुन करके टैंक भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत
भूत है। इसके बाद मंकी उसके दानों वाले रूप को देखने के लिए जादुई आईने का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर उसका असली रूप नहीं दिखता है। इसके बाद मंकी जा करके फेलिसिटी के हाथों को काट देता है और उसके एक बूंद खून को आईने पर गिराता है। अगर खून आईने के अंदर सूख जाता तो इन्हें पता चल जाता कि वो एक दानव है, लेकिन उसका खून आईने के अंदर सूखता नहीं है। इसके बाद फेलिसिटी टैंग और उसके साथियों को अपने छोटे से गांव अपने परिवार के पास लेकर जाती है। उसका पूरा परिवार सीधा साधारण सा दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मंकी उनके माता पिता के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगता है। और जब वो फेलिसिटी को मारने के लिए जा रहा था तो टैंग आकर के उसे रोक देता है। टैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास से चले जाओ, तुम आज से मेरा शिष्य नहीं हो और आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद मंकी भी सारे रिश्तों को तोड़ करके यहाँ से चला जाता है। सैंडी उसे रोकने की कोशिश करता है तो टैंग कहता है कि उसे जाने दो, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि मंकी बहुत ही गुस्से में होकर के जा रहा था। इसके बाद टैंग फेलिसिटी के साथ बैठ करके बातें कर रहा था। वो उसे ये भी बताता है कि मंकी ने मेरे पहले प्यार को जान से मार दिया, लेकिन फिर भी मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, मैं उसे एक शिष्य ही मानता हूँ। इधर वापस से मंकी किंग फेलिसिटी के गांव में आता है और उसके छोटे से गांव को पूरी तरीके से तबाह कर डालता है और इसी वजह से गांव के जितने भी लोग थे सभी लोग मारे जाते हैं। फेलिसिटी के माता पिता भी जान से मारे जा चुके थे और अब आखिरी में बची हुई थी फेलिसिटी और उसे भी मारने के लिए मंकी किंग जाता है। उसे रोकने के लिए टैंक सामने आ जाता है और गाने को गाने वाला था, लेकिन मंकी उसके मुंह को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गाना नहीं गा पाता है और उसका जो जादुई कवच था उसे भी निकाल करके फेंक देता है। फेलिसिटी मंकी को रोकने लगती है। वो कहती है कि टैंक को मत मारो। जिसके बाद वो फेलिसिटी को मारने वाला था, लेकिन टैंक बीच में आ जाता है और इसके बाद मंकी टैंक को फिर से बहुत मारता है। मंकी को रोकने के लिए फेलिसिटी ये कबूल करती है कि वो सच में एक दानव है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। वो सच में टैंक से प्यार करने लगी है। वो बताती है कि उसका पहला प्यार उसे मरता हुआ छोड़ करके चला गया था। मेरा शरीर तो मर चुका था, मेरी रूह अभी तक जिंदा थी, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। इसके बाद मंकी किंग गुस्से में आ करके अपने असली रूप में आ जाता है और इसके बाद वो टैंक को उठाने के बाद वो उन्हें अपने मुंह में भर लेता है और उन्हें चबा चबा करके खा जाता है। उसे बचाने के लिए फेलिसिटी मंकी के शरीर पर चढ़ जाती है। टैंक को खाने के बाद अब मंकी किंग आजाद हो चुका था और वो एक बड़े से पत्थर पर जाता है और तभी यहीं पर रानी और उसका रोबोट बॉय आता है। यहाँ पर मंकी किंग को मालूम चलता है कि वो रानी की झांसे में फंस चुका था। दरअसल रानी मंकी किंग को गुस्सा दिला करके टैंक को मारना चाहती थी और मंकी ने ठीक वैसा ही किया जैसे रानी ने सोचा था और फेलिसिटी को रानी ने ही भेजा था इन लोगों के पास। उसकी वजह से ही तो ये लोग टैंक को मारने में कामयाब हो पाए। अब यह सुनने के बाद मंकी बहुत गुस्से में हो जाता है। इसके बाद रानी काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से आसपास के सारे पत्थर टूटने लगते हैं। इसके बाद रानी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि वही दानव की रानी है, लेकिन रानी बहुत चौंक जाती है जब उसे मालूम चलता है कि मंकी ने अभी तक टैंक को मारा नहीं है। इसके बाद टैंक रानी से कहता है कि हम लोगों को तुम्हारे बुरे कारनामों के बारे में बहुत समय पहले ही मालूम चल चुका था और हमें तुम्हारे छलावे के बारे में भी मालूम था। तुम्हारी असली सच्चाई मंकी को बहुत समय पहले ही दिख गया था और हमें ये भी मालूम था कि वो जो गांव था वो असली नहीं था बल्कि एक छलावा था। हम लोग तो जानबूझ करके तुम्हारे जाल में फंसते चले जा रहे थे ताकि तुम अपनी सच्चाई खुद हमारे सामने लाओ। इसके बाद सैंडी और पिक दोनों की फाइट रोबोट बॉय से होती है। रोबोट बॉय उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। रानी मंकी किंग को मारने के लिए बुद्धा की शक्ति का इस्तेमाल करती है और जब मंकी और टैंक को मालूम चलता है कि उसके पास बुद्धा की शक्ति है तो वे लोग हैरान हो जाते हैं। वो ये सोच करके हैरान थे कि एक दानव के पास बुद्धा की शक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दानव की रानी बुद्धा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए महात्मा बुद्ध खुद यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और रानी के सारी शक्तियों को छीन लेते हैं। उसकी शक्तियाँ छीन जाने के बाद रानी अब एक आम इंसान बन जाती है। वो नीचे की ओर गिर रही थी, लेकिन मंकी उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध रानी से कहते हैं कि तुमने मेरे द्वारा दिए हुए शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और हर बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुमने मेरे शिष्यों के साथ गलत करने की कोशिश की, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध दानव की रानी को एक पंछी में बदल देते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसके बाद टैंक फेलिसिटी के पास आता है और वो देखता है कि उसकी जो बची हुई आत्मा थी वो भी अब धीरे धीरे मर रही थी। फेलिसिटी कहती है कि मुझे बचाने की कोशिश मत करना, अगर मैं बच गई तो मैं जिंदा हो करके मैं एक दानव बन जाऊंगी और इंसानों को मारना शुरू कर दूंगी। और यहाँ पर टैंक का दूसरा प्यार भी खत्म हो जाता है। फेलिसिटी की आत्मा खत्म हो करके ऊपर की तरफ जाने लगती है और अब सब कुछ भुलाने के बाद टैंक अपने साथियों के साथ पवित्र शास्त्रों को ढूंढने के लिए भारत की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये कहानी
यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।